हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एक कहानी यह भी। तो बच्चों, हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सारे वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे और आपको सारे चैप्टर की समरी अच्छे से समझ आ रही होगी। तो चलिए बच्चों, आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा एक कहानी यह भी, और ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है मन्नू भंडारी जी के द्वारा। सबसे पहले हम जानेंगे मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय। ठीक है। और आज का जो हमारा चैप्टर है ये है एक तरह की आत्मकथा, या इस तरह से कह लें कि आत्मकथा का छोटा सा स्वरूप है। इसमें मन्नू भंडारी जी ने अपने जीवन के कुछ पार्टों का इसमें वर्णन किया है। तो इसीलिए हम इसे एक कंप्लीट बायोग्राफी या कंप्लीट आत्मकथा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कहानी में यह कहानी एक कहानी यह भी, इसमें लेखिका ने अपने जीवन के सारे तथ्यों का वर्णन नहीं किया है कि जीवन से लेकर मृत्यु तक इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई हो। तो इन्होंने हमें इस चैप्टर में अपने जीवन के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्टों का यहाँ पे डिस्कशन किया है। मतलब कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रही उनके जीवन में, जो काफ़ी प्रेरणादायक रही, जो काफ़ी ज़रूरी लगा उन्हें बताना, इस चैप्टर में उन्होंने इसी कुछ अंशों का वर्णन किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था 1931 में भानपुरा नामक गांव में। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश की यह निवासी थी। इनकी इंटर तक की शिक्षा शहर में हुई थी। बाद में इन्होंने हिंदी से एमए किया। फिर दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। मतलब लेखिका ने क्या किया, हिंदी से पहले इन्होंने एमए किया, फिर मिरांडा हाउस से अपना टीचिंग का कार्य कर दी थी। मतलब एज अ प्रोफेसर ये वहाँ पर हिंदी का टीचर थी। इनकी जो लेखन है, कहानी संग्रह है, वो कुछ इस तरह से: एक प्लेट प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिकुंज, और जो उपन्यास है आपकी बंटी, महाभोज, पुरस्कार, हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें क्या मिले हैं? पुरस्कृत किया गया है। तो चलिए बच्चों, हम आज का जो हमारा चैप्टर है स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। मतलब इन्होंने अपने जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य रहे उनको हमारे सामने रखा हुआ है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी हुई मनस्थिति से शुरू होती है। मतलब उनका जो जन्म हुआ था वो मंदसौर में हुआ था, पर जो ये कहानी है ये शुरू होती है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक छोटा सा 2 मंजिला उनका मकान था, जहाँ पर उनके पिता की मनस्थिति या मेंटल स्टेट थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। मतलब जो शुरुआत में उनके पिता कहाँ पर रहते थे? इंदौर में रहते थे। वहाँ संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो वहाँ के ये बहुत ही ज़्यादा संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा में भी जुड़े थे। और वे किससे जुड़े थे? कांग्रेस से जुड़े थे। मतलब ये एक राजनीतिक पार्टी है, तो वे इससे जुड़े हुए थे, तो समाज सेवा में भी काफ़ी एक्टिव रहे। परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। तो हुआ क्या, उनके साथ किसी ने धोखा कर दिया, जिससे उनकी आर्थिक कंडीशन या इकोनॉमिक परिस्थिति काफ़ी बिगड़ गई, है ना, जिसके कारण वे वापस कहाँ पर आकर बस गए? अजमेर आकर बस गए। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्द कोश को पूरा करने के बाद भी उन्हें धन नहीं मिला, तो सकारात्मकता घटती चली गई। मतलब उनके ज़माने में अलग तरीके के हिंदी और इंग्लिश के एक शब्दकोश हुआ करते थे। जब उन्हें उसके बाद वो कंप्लीट किया उन्होंने, उसके बाद भी उन्हें धन नहीं मिला, तो क्या हुआ, उनके जीवन से सकारात्मकता या पॉजिटिविटी कम होती चली गई। मतलब हमारे जीवन में जैसे जैसे संकट आते जाता है तो क्या होता है, हम परेशान होते जाते हैं और डीमोटिवेट होते जाते हैं। तो सेम उनके साथ, उनके फादर के साथ भी यही कंडीशन हुई। वे बेहद क्रोधी, ज़िद्दी और शक्की हो गए। तो उनका नेचर भी बदलने लगा। कैसा हो गया? बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आने लगा, ज़िद करने लगे और शक्की टाइप के हो गए थे।
जब तब वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। तो ये सारी कंडीशन उनके साथ होने लगी तो अपना गुस्सा कहाँ उतारते थे, उनकी बिना पढ़ी लिखी माँ पर उतारते थे अपना गुस्सा। अब सामने वाला परेशान रहता है तो जो सामने आता है उन्हीं के ऊपर सारा गुस्सा वे निकाल देते थे, और अपनी माँ के साथ साथ वे अपने बच्चों पर भी उनका गुस्सा निकलने लगा था। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। तो मन्नू भंडारी जी जो हैं वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास उनकी ज़्यादा यादें नहीं थी। मतलब जब लेखिका छोटी थी तभी उनकी जो बड़ी बहन थी उनकी शादी हो गई थी, इसीलिए उनके पास लेखिका की ज़्यादा यादें नहीं थी। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते थे। मतलब हुआ क्या था बच्चों, यहाँ पर उनकी जो बड़ी बहन थी वो क्या थी, गोरी थी, और लेखिका यहाँ पर काली थी। तो उनके जो पिता थे वो हमेशा अपनी बड़ी बेटी की तुलना छोटी बेटी से करते थे कि तुम तो काली हो, वो तो गोरी है। इस तरह से उनके मन में एक नीचा दिखाने वाली भावना हमेशा रहती थी। इस हीनता की भावना से उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की। तो हमेशा उन्हें ये ताने सुनने पड़ते थे कि तुम काली हो, तुम काली हो। तो इस तरह की मतलब टिप्पणी ने उनके मन में हमेशा एक कुछ नया करने की भावना उत्पन्न कर दी। परंतु लेखक की उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबर नहीं पाई। पर हुआ क्या, उन्होंने लेखन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली, फिर भी उसके बाद भी उन्हें इस तरह के ताने सुनने से आज़ादी नहीं मिल पाई थी। मतलब इस तरह के तानों से वो बाहर नहीं निकल पाई थी। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ, है ना। तो उसके बाद क्या हो, जब बड़ी बहन की शादी हो गई और जब सारे भाई लोग पढ़ने के लिए बाहर चले गए तो पिता का अब मेन पॉइंट कौन बचा था, लेखिका बची थी। तो उनका सारा ध्यान किस पर रहता था, लेखिका पर ही रहता था। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब ना कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। तो पिता ने यहाँ पर उन्हें क्या किया, उन्हें मोटिवेट भी किया। मतलब उन्होंने कहा कि तुम रसोई में अपना समय बर्बाद ना करो, दुनिया में देखो कि क्या चल रहा है, कुछ सीखो। उन्होंने क्या कहा, इन सारी चीज़ों को, दुनिया के हाल चाल जानने के लिए, कुछ करने के लिए उन्हें क्या किया, मोटिवेट किया, प्रेरित किया। घर में जब भी कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें बहस में बिठाते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो। तो जब भी क्या होता था, उनके घर में कोई भी राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी पे क्या होती थी, बहस होती थी, लोगों का आना जाना होता था, तो उसमें क्या होते थे, कई तरह के अपनी बातें रखने के मौके मिलते थे। तो इस तरह के मौके हमेशा उनके पिता उन्हें देते थे, और इस बहस में हमेशा लेखिका को वो बिठाते थे, जिससे क्या हो, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए और देशभक्ति की भावना उनके अंदर भी जागृत हो। तो सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। तो 1945 में जब वे सावित्री गर्ल्स कॉलेज में पहुंची और फर्स्ट ईयर में ही थी, तब उस कॉलेज की प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल जी ने क्या किया, उन्हें हिंदी साहित्य के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए मोटिवेट किया और बताया कि साहित्य को अपने जीवन में किस तरह से उतारा जाता है। आगे की बात यह है कि सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर के बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, देश सेवा में अपनी बहुत ज़्यादा एक्टिव भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में वे भाग लेने लगी, और उनके साथ साथ अन्य छात्राओं को भी उन्होंने प्रभावित किया कि आप भी इसमें भाषण में भाग लें और कॉलेजों का बहिष्कार करें, क्योंकि कॉलेज क्या होते थे उस टाइम, कॉलेज पूरा अंग्रेज़ों के हाथ में होता था। तो उन्होंने क्या किया, महिलाओं को या अपने सहपाठियों को जुलूस और भाषणों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और कॉलेजों का बहिष्कार करने के लिए भी आग्रह किया। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की, तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। तो इन सारी चीज़ों के बाद प्रिंसिपल ने क्या किया, उन्हें कॉलेज से निकाल दिया। तो कॉलेज से निकालने के पहले उन्होंने क्या किया, उनके फादर को कॉल किया और सारी शिकायत की कि आपकी बेटी इस तरह से हड़ताल कर रही हैं, बच्चियों को भड़का रही हैं,
कॉलेजों का बहिष्कार करने के लिए कह रही हैं। तो लेखिका के पिता क्या हुए, गुस्सा नहीं हुए, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनकी बेटी ने लीडिंग क्वालिटी है ना, और इस सब चीज़ों को वो लीड कर रही है। तो ये सारी चीज़ें देखकर वे बहुत ज़्यादा खुश हो गए, है ना। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी तो उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता गुस्सा हो गए। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका को बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता ने बहुत ज़्यादा गौरव महसूस किया। तो एक बार की बात बताते हुए लेखिका कहती हैं कि एक व्यस्त मार्ग पर लेखिका ने एक बार कहीं भाषण दिया होगा, तो उनके जो पुराने मित्र थे उन्होंने ये भाषण सुना होगा। तो ये सारी कहानी उन्होंने अपने लेखिका के पिता को बताई कि आपकी बेटी ने यहाँ पर भाषण दिया है, अपनी बेटी से कहो कि इस तरह के भाषण ना दिया करें, क्योंकि वे अपनी मर्यादा का वे ध्यान रखें। तो इस बात पर लेखिका के पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि भाई तुम कैसे मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो, है ना। फिर क्या हुआ, एक ही उसी दिन उनके एक और मित्र ने जब लेखिका के भाषण की बहुत ज़्यादा तारीफ करी, बहुत ज़्यादा बढ़ाई करी, तो लेखिका के पिता को बहुत ज़्यादा गौरव महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा उनको लगा अभिमान कि हाँ मेरी बेटी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो सन 1947 के मई महीने में कॉलेज में लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश थर्ड ईयर में होने के कारण थर्ड ईयर में प्रवेश होना था, पर क्या हुआ था, उन्होंने हड़तालें कर दी थी। तो जिसके कारण क्या हुआ, उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया, मतलब उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। तो जो लेखिका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या किया, बहुत सारे आंदोलन कर दिए, बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। मतलब जिन जिन लोगों को उन्हें थर्ड ईयर में प्रवेश देने के लिए मना कर दिया था, उन सभी लोगों को भी प्रवेश देना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश ना कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने दी। उन्होंने इस शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया, मतलब वो दिन भी उन्हें इतना ज़्यादा खुश नहीं कर पाया था जितना खुश उन्हें आज़ादी की खुशी से हुई थी। तो उन्होंने इस दिन को शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था। तो बच्चों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपने को ये कहानी समझ आई होगी, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को आप एक बार अपनी बुक से रीड भी करिएगा। और बच्चों आपको नोट्स के रिगार्डिंग या किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.edugrown.in पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपको सभी तरह के वीडियो नोट्स या PDF बहुत ही कस्टमाइज वे में मिल जाएंगे, और जो कुछ ई नोट्स अभी नए नए लॉन्च हुए हैं, ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपके सामने रखे गए हैं। तो एक बार आप इन्हें एक्सेस ज़रूर करिएगा। थैंक यू।